नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले साल के सभी सवालों को करेंगे, जिसमें से 70 से 75 क्वेश्चन अप्रॉक्स में हैं और वो सभी सवालों को मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है। देखिए, आपको सवाल तो हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज नहीं मिल पाता है, जिससे कि आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लगाया है, जिससे आपको ये सारी चीज़ पता चल पाएगी कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो है वो गूगली आप लोगों के सामने है, और इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न दरअसल क्या है, एक सेकंड पहले मैं थोड़ा सा इसको और पतला कर लूँ। यूनिकॉर्न जो एक सिंग वाला जो पशु होता था, आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी देखा होगा, एक सिंग वाला जो पशु, उसी को बोला जाता है यूनिकॉर्न। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये 12/6/2025 को शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ये चीजें लिखी हुई आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे 21/6/2025 को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है। और आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री वाले जो मैराथन्स लिए थे वो सारे करवाए हुए। अगर किसी ने नहीं किया तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको इजी दिख रहा होगा, लेकिन आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी टफेस्ट भी है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु, आप याद कर सकते हैं, माँ मौसी, मौसी होते हैं ना, मौसी, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से 2 क्वेश्चन और आए हैं जो कि मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है, ताकि क्वेश्चन की संख्या आपको कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एक जगह मिलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो में क्या स्थित है, तो विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। और ग्रेट बाथ वाला क्वेश्चन आया है 20/6/2025 शिफ्ट 3 में कि हड़प्पा कालीन स्थल में जो है विशाल स्नानागार कहाँ से मिले थे। तो इसका राइट आंसर था मोहनजोदड़ो। बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने कहाँ पाए गए थे, ये क्वेश्चन 10/6/2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, और इसका भी राइट आंसर था मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो से भी काफी क्वेश्चन बना था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन अभी नहीं, अभी देखिए मोहनजोदड़ो को और हम अच्छे से करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। ठीक है, ये 11/6/2025 को पहला शिफ्ट में पूछा गया है, और ये क्या होगा राइट आंसर इसका, कालीबंगा। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला था। हड़प्पा नगर नियोजन की अद्वितीय विशेषता पूछी गई थी। अद्वितीय विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता थी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। कैसी सड़कें, तो ग्रिड पैटर्न वाली जो सड़कें हैं इस तरीके का, उस ऐसे थे। ठीक है, तो ये वाली। लोथल किसके लिए महत्वपूर्ण था, लोथल जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण था, ये भोगवा नदी के किनारे था, और लोथल जो है वो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, है ना, डॉकयार्ड के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब फली फूली, और ये देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी समाप्त नहीं होगा, अभी और भी है। ठीक है, मैंने बोला ना कि मैंने हर एक चीजों को सीक्वेंस में लगाया है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब फली फूली, अब यहाँ पे देखो कब फली फूली, तो आंसर है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। वैसे आप लूसेंट वगैरह में देखेंगे तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया 21/6/2025 को, और यहाँ पे देखिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व यानी कि 5000 ईसा पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली। अब यहाँ पे देखिए तो यह इसका भी राइट आंसर था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था। गढ़ जानते हैं किसे बोलते हैं, हमने आपको पढ़ाया था जब आपको पूरा चित्र के साथ में पढ़ा रहा था एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैंने बताया था कि जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है जिसको आप सीटाडेल बोलते थे, सीटाडेल, है ना, तो उसका मुख्य कार्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, जो कि ऊंची भूमि होती थी, सीटाडेल होता था। यहाँ पे इंग्लिश में भी होगा लिखा हुआ है ना, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ सीटाडेल्स इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है, तो इसका कार्य क्या था,
प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? 13/6/2025 सेकंड शिफ्ट में इसको पूछा गया है ना। जो नर्तकी की जो प्रतिमा थी ना, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो ये कांसे के बने थे। किसके बनी थी? कांसा के बने थी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था? हो सकता है आपको बोरिंग लगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन उछाल उछाल के पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। कभी एंशिएंट से है, कभी मिडाइवल आ जाए, कभी फिर मॉडर्न आ जाए, इस तरीके से। लेकिन वैसे नहीं पढ़ने से पता है क्या होता है, वैसे आपका दिमाग जो है वो एक जगह पे फोकस नहीं हो पाएगा। और ऐसे सही है कि आप एक एक चीज़ें एक जगह पे ही आपकी क्लियर हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? किस सामग्री का प्रयोग, धातु नहीं सामग्री। तो देखिए, हाथी दांत का किया जाता था, अस्टेटाइट का किया जाता था, और कॉर्नेलियन का भी किया जाता था। हीरा उस समय तो थी ही नहीं, है ना, हीरा तो था ही नहीं। ये तो ऐसे ही आप मान सकते हो। सबसे पहला जो औजार किसका बनाया गया था? तांबे का, है ना, कुल्हाड़ी जो बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उस समय तो लोहा भी नहीं था। अब ये देखो, यहाँ पे आपको जो है सामग्री से क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे मैंने ये भी किया है। जैसे कि हड़प्पावासी, अच्छा, हड़प्पावासी मुख्यतः मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? 12/6/2025 शिफ्ट 1। तो ये कांसे के औजार का उपयोग किया करते थे। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकतर किससे बनी थी? हड़प्पाकालीन जो मुहर होती थी ना, मुहर, जैसे कि आप देखोगे मोहनजोदाड़ो वाला जो फिल्म है, तो वहां पे मुहर होती थी, है ना, मुहर। तो ये किससे बनी होती थी? अस्टेटाइट से। और ये मैंने पीछे देखा था एक ऑप्शन अस्टेटाइट। पीछे क्या था क्वेश्चन भाई, एक सेकेंड, पीछे क्या था क्वेश्चन? थोड़ा सा ज्यादा चला गया। हाँ, ये सही है, ये सही है। यहाँ पे एस्टेटाइट ऑप्शन था, तो एस्टेटाइट यहाँ पे क्या है? तो मुहरें अधिकतर किससे बनी थी? एस्टेटाइट के बनी थी। हड़प्पाकालीन व्यापार संबंध किस स्थान तक फैला था? कौन किस स्थान तक फैला था? तो ये देखिए, ये मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। कहाँ तक? मेसोपोटामिया तक। मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा जो स्थल है, निम्न में से किस कार्य के लिए जाना जाता है? बताना कि धौलावीरा जो है यूनेस्को का कौन सा स्थल है, कितने नंबर का भारत का। ठीक है, तो जल संरक्षण प्रणाली के लिए धौलावीरा जाना जाता था। इसलिए जल संरक्षण प्रणाली के लिए मैंने वहां पे जो चित्रण वाला करवाया था, तो धौलावीरा में मैंने आपको कुआं वगैरह करके दिखाया था वहां पे, है ना। सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण किस स्थान पर मिले? सबसे पहले यहाँ पे कर लेना। ठीक है, सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कहाँ पे मिले थे? तो ये मिले थे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़, है ना, चावल के दाने, याद आया? चलो आ जाओ यहाँ। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर, बहुत ज्यादा गलती लिखा है भाई, किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो ये कौन सा होगा भाई? स्तूप। क्या होगा? स्तूप। बौद्ध के अवशेष जो है किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो स्तूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी एक एक चीजें और आएंगी। देखो, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन जो है वो उतना ही था, वो खत्म हो चुका है। हम अब बौद्ध धर्म में पहुंचे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो निरंजना नदी के तट पर होती है, जो कि बोध गया में है। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये क्या है भाई? स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? धामेक स्तूप। ये देखो सारनाथ में। ठीक है, चलिए आते हैं। ये आइए, विच यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में का दौरा किया था? अब देखो, यहाँ पे हम गुप्त बौद्ध धर्म से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे, जैन धर्म के भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बने थे पिछले साल। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि ये क्वेश्चन नहीं बना था। अब जो है यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य आ गए, क्योंकि मगध में सबसे पहले कौन सा किस साम्राज्य का उदय होता है? तो हर्यक, है ना, हर्यक, शिशुनाग, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है। नंद, इससे एक क्वेश्चन आया है, शायद आगे आएगा, है ना। उसके बाद मौर्य, है ना,
मौर्यों को उखाड़ के फेंक दिया था, सॉरी नंदों को उखाड़ के फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद आ गया शुंग वंश, शुंग वंश से भी क्वेश्चन आए हैं देखेंगे। और फिर एक आ गया कन्नव, इससे भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार। उसके बाद सातवाहन ना, सातवाहन वंश। ये सारे वंश से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो ये था मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी अब मुझे बताना, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखो अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से आया है, तो यहाँ पे देखिए किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका? और देखो ये 18/6/2025 को दूसरा शिफ्ट में पूछा गया। तो चाणक्य, जिसको आप विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी बोलते हैं, तो इन्होंने ही सहायता किया था। पता है आपको उस समय सिकंदर जो है वो आया था, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था, तो उस समय जो पोरस जो पंजाब में है वहाँ के राजा ने घनानंद से जो है सहायता मांगी थी। घनानंद ने सहायता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये नशेड़ी पचड़ी था, है ना, अय्यास था जो घनानंद था। इसी से गुस्सा होकर के चाणक्य जो है वो जाते हैं अपने एक शिष्य किसके पास? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और उसको बताते हैं भाई कि चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें राजा बनना है। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह उनको देते हैं, और वो भरी दरबार में जो है आकर के घनानंद को क्या करता है? हताहत कर देता है। चलिए, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था, क्या अपना लिया था भाई? तो जैन धर्म अपना लिया था। आपको पता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है, और वह श्रवण बेलगोला में चला जाता है, जो कि कर्नाटका में। चलिए, मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया है? तो ये ब्राह्मणी लिपि का विकास देखा गया है, जो कि 17/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब देखो कि ये मौर्य काल आया, तो मैंने यहाँ पे आपको एक जगह पे दी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, ये सारे मिल जाते हैं बहुत जगह पे, लेकिन इस तरीके के बहुत नहीं मिल पाते, क्योंकि इसको ऐसे करने में काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है ना, टाइम भी बहुत लगा है हमें। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? किस साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य में। और ये कौन सा? तो चांदी, जिसको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था ना। मैंने सिक्के के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी आपको दिया था, बहुत आपको याद करना, वो अभी मेरी प्लेलिस्ट में होगी, है ना। तो ये सिक्कों का इतिहास मैंने वहां पे दिया था, तो वो चाहो तो आप देख सकते हो। ये देखिए, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? अब देखो हमने क्या पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं ये मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में एक बार आपको क्लियर कर दूं कि मौर्य वंश जो है सबसे पहले तो आता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन होता है? तो आता है बिंदुसार। उसके बाद अशोक आता है। अब अशोक के बाद कौन आता है? तो दशरथ आता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको याद रहना चाहिए ABCD में करके, है ना। ऐसे देखो CBA और लास्ट वाला लास्ट में डी, ऐसे आप ध्यान रखना। तो देखो मौर्य वंश किस युद्ध के बाद अशोक ने मौर्य धर्म अपना लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अशोक। तो ये जो है कलिंग का युद्ध, कौन सा युद्ध? कलिंग। कलिंग कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है ना। वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे राजा खारवेल। अब देखो अशोक से कितना क्वेश्चन आया, अभी और मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा गया। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा किस वर्ष लड़ा गया था? 16/6/2025 सेकंड शिफ्ट में, और ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? 12/6/2025 शिफ्ट 3 में पूछा गया। किसने भेजे थे? अशोक ने। किसको भेजा था? तो संघमित्रा को, जो उसकी पुत्री थी, श्रीलंका भेजा था ना। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? अशोक जो है वो बिंदुसार का कौन लगता था? तो आप बोलेंगे पुत्र लगता था, अभी मैंने बताया ना। तो ये देखिए इसका आंसर पुत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, है ना। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था भाई? तो ये था बिंदुसार। मैंने अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया था बिंदुसार, उसके बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दिए हुए थे 4, जिसमें से ये था वे मुख्यतः पत्थर के बने थे, या तो जो स्तूप थे, स्तंभ थे अशोक के, वो किसके बने थे? तो ये ज्यादातर जो है वो पत्थर के बने हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इससे क्या हो रहा है कि टाइम का बचत हो रहा है। मैंने एक जगह यहाँ जब दिया तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अधिकारी जो नियुक्त किया था उसका नाम था धम्म महामात्र,
धम्मः मात्र। अब यहाँ पे देखो, अभी हम मौर्य वंश ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मौर्य वंश से बहुत क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल। अब देखो ये राजू, राजू होना चाहिए, राजू किसे कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन आया 19/6/2025 थर्ड शिफ्ट में। ये प्रांतीय अधिकारी होता था जिसको राजू कहा जाता था, प्रांतीय अधिकारी होता था, कर वसूलने का भी अधिकार था इसे। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री, अब ये देखो एकदम नया क्वेश्चन है, अब ये ऐसा है कि लूसेंट में भी नहीं था, एक जगह मैंने दिया, तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होते थे, अधिकारियों के दमन के लिए, उनके खात्मा के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, प्रदेशत्री। ठीक है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, अभी हमने आपको क्लियर करवाया था, ये क्वेश्चन 11/6/2025 को पूछा गया, दशरथ। कौन बैठे, दशरथ। अशोक के शिलालेखों में धम्म जो है, धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है, तो धम्म का मतलब होता है नैतिक कानून। धम्म का मतलब क्या है, नैतिक कानून। अब मुझे आप कमेंट में बताना कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, ये क्वेश्चन लूसेंट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखो अशोक से एक और क्वेश्चन आया कि मस्की जो है, मस्की अशोक शिलालेख है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मस्की कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका। साथ ही साथ इसकी खोज भी एक शिफ्ट में पूछी गई है। वो देखो ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 11/6/2025 को, और उससे एक दिन पहले यानी कि 10/6/2025 को थर्ड शिफ्ट में जो है ये खोज पूछा गया था कि मस्की अभिलेख जो है उसका खोज किसने किया था, तो ये होगा सी बिडॉन। किसने, सी बिडॉन। देखो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे, ये देखो दो क्वेश्चन है, इसको आप सिंगल मत समझना। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने इतना जल्दी कैसे करवा दिया 70-75 क्वेश्चन, अब गिनते रहो कितना हुआ, अभी तक कितना हुआ है देख रहे हो, एक एक स्लाइड में किसी किसी स्लाइड में 6-6 क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये आइए, मैंने टाइम बचाने के लिए इस चीज की है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था, अभी इस ये भी क्या आपको सोचना पड़ेगा, अब बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछा, ओ पुष्यमित्र, पुष्यमित्र जो है वो मौर्य शासक नहीं था। ये कौन सा, ये शुंग वंश, शुंग वंश के शासक कौन था, संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो ये शुंग वंश क्वेश्चन है ना, मैंने अभी अभी बताया था कि मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश शासन पे आता है। अब देखो यहाँ पे शुंग वंश से और भी होंगे क्वेश्चन। ये क्या है, डिमेट्रियस, डिमेट्रियस जो है एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक था, है ना, किसके साथ संघर्ष में आया, ये किसके साथ संघर्ष में आया, तो ये आया पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया था, किसके साथ, पुष्यमित्र, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा ये नीचे गिरा गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था, डिमेट्रियस से। देखो पिछला क्वेश्चन था ना डिमेट्रियस से, और यहाँ पे भी एक डिमेट्रियस से है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहीं पे इंक्लूड किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिमेट्रियस है ना, डिमेट्रियस एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक था, वो जो है किसके साथ संघर्ष में आया था, तो पुष्यमित्र के साथ। अब ये पुष्यमित्र के साथ यहाँ भी देखो द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा कौन था, तो ये था डिमेट्रियस, जो कि द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देखो शुंग वंश से अभी और क्वेश्चन है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति, है ना। बाकी तो अब यहाँ पे ज्यादा हमें डिस्कशन करना नहीं है ना, देवभूति, देवभूति है ना, हाँ ठीक है। ये बताइए मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था, मगध में जो है वो शुंगों का स्थान, यानी कि शुंग वंश के बाद कौन आया, तो हमने अभी थोड़ी देर बताया था, कौन सा, ये देखो कैसे पूछा था, ऑप्शन देखो कैसे दिया भाई, कनवास, हालांकि इसका नाम जो है वो कन्नव है, कन्नव, कन्नव वंश, है ना, लेकिन इसने लिख दिया था कनवास, क्योंकि शायद मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, ये ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, है ना, तो इसलिए यही चीज दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देने वाली चीज। अब यहाँ पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। अब सातवाहन वंश क्योंकि शुंग वंश के बाद कौन आया, सातवाहन वंश आया, तो सातवां, पिछला क्वेश्चन क्या देखा था हम लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ कन्नव, शुंग वंश के बाद कौन आया, कन्नव वंश, कन्नव वंश के बाद आया सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये देखिए कौन होगा भाई सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक,
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, आगे आते हैं। रैपिड फायर स्पीड में हमको करना ही है। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अमरावती स्तूप है ना, किस शासक ने करवाया था? अब यहाँ पे हमने साथ में पढ़ा, तब आपको ध्यान रहेगा, है ना। सातवाहनों ने कराया था अमरावती स्तूप का निर्माण। ठीक है, किसने? सातवाहनों ने करवाया था। अब देखो यहाँ पे एक और आया, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम कहाँ पहुंच गए बहन दोस्तों? अब मुझे बताओ, अब चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, ये कौन है? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जब आए तो आप समझ जाना कि आप गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। और इसी में चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे और चंद्रगुप्त सेकंड भी आएंगे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको आप चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं। सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश से आएंगे। अगर कहीं मौर्य लगा हुआ है तो वो मौर्य वंश के हैं। ठीक है, जिसमें अशोक आया था, बिंदुसार आया था, है ना, दशरथ आया था। ये जब गुप्त, ये फर्स्ट और सेकंड या फिर विक्रमादित्य भी इन्हीं को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? तीनों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, है ना? महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो भाई मैं भी फंस रहा हूँ, महाराजाधिराज नहीं होना चाहिए, महाराज होगा शायद। अब देख लेना एक बार इसको। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों, ये दोनों में भी कंफ्यूज हूँ। अब देख लेना इसको। आगे आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त से भी और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो प्रयाग प्रशस्ति का नाम तो सुना ही होगा, हरिसेन, है ना। समुद्रगुप्त के दरबार के कवि कौन थे? हरिसेन थे, और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के शासन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो प्रयागराज प्रशस्ति। ये देखो, अब यहाँ पे हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुप्त साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं। भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिकतम महत्व प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ब्राह्मणों को, सबसे अधिकतम महत्व दिया गया था ब्राह्मणों को। हरिसेन, अच्छा ये हरिसेन गलत लिखा हुआ, अब सही हो गया, है ना। हरिसेन किसके राज्य कवि थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था समुद्रगुप्त के राज कवि थे। ये भी देखिए 17/6/2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य के शासन के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? 18/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। रणभंडारिका, रणभंडारिका। तो ये आप ध्यान रखना, किस लिए भाई? तो सैन्य भंडार की देखभाल के लिए जो है रणभंडारिका जो है वो कहा जाता था अधिकारी को। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? 17/6/2025 को पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, है ना। तड़ाग बोला गया है। क्या बोला गया है? तड़ाग। अब यहाँ पे देखें, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा, ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा ना, चाट भाट, है ना। चाट भाट वहां पे लिखा हुआ, चाटा भाटा नहीं लिखा हुआ। तो चाट भाट जो है शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ये जो नियमित और अनियमित सेना थे उनके लिए। हालांकि आप जब लूसेंट में देखेंगे तो सिर्फ सेना वहां पे देगा, ये भी ठीक है। नियमित और अनियमित सेनाओं के लिए जो है चाट भाट का प्रयोग किया जाता था। चाट नियमित और भाटा अनियमित। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखो कितना फंसने वाला है भाई। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? है ना, शक राजा को हराने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने दो औरतों से विवाह किया है ना, और भी ज्यादा किया होगा। लेकिन ये पूछा गया है कि रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था, है ना, जिससे इन्होंने विवाह किया 14/6/2025 फर्स्ट शिफ्ट में। और इसका नाम क्या था? ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। ध्यान रखेंगे, ध्रुव देवी जो विधवा, जो कि रामगुप्त की विधवा थी। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड। अब देखो दो क्वेश्चन इसी से और पूछा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप, यहाँ पे शक जो क्षत्रप राजा है वो कौन था? तो ये रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। 24/6/2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। और ये जो है क्वेश्चन रियली में हार्ड है ना। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे
विवाह किया? ये कुबेर नागा हो। ये देखो, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो ये कुबेर नागा होगा। लेकिन जो पीछे हमने देखा वो रामगुप्त की विधवा के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो 3 क्वेश्चन आए थे इससे, और मैंने ये सारे जो है तीनों एक जगह पे ही इंक्लूड किए। यहाँ पे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था भाई? तो ये था कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, ये आइए, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में जो भुक्ति है, भुक्ति भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो भुक्ति जो है वो एक प्रांत प्रांत के लिए किया जाता था, है ना? किसके लिए? तो प्रांत के लिए। आगे आएंगे, अब देखो यहाँ पे कुछ और शब्दावली है। देखो, सबसे ज्यादा आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? तो मौर्य साम्राज्य से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, गुप्त साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते। जो मगध राजवंश है, मगध राजवंश में आप मौर्य से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मौर्य के बाद जो है आपको तुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पुष्यभूति वंश जो कि हर्षवर्धन से संबंधित है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। गुप्त साम्राज्य के शासन के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो इसका राइट आंसर था उपरिका। क्या था? उपरिका। न्यायिक मामले कौन संभालता था? उपरिका। अब देखो कि अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण से हमने पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था, देखा था कि गुप्तोत्तर काल में जो है वो किसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था भूमि दान अनुदान के लिए? तो वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही भूमि जो है अनुदान सबसे ज्यादा दिया गया था। और अगर जो वो भूमि का जो प्रशासन कौन करता था? अग्रहार भूमि का, है ना? तो ब्राह्मण, जो भूमि जो दान में दिया जाता था ब्राह्मणों को, उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, वल्लभी के मैत्रक। अब देखो ये मैत्रक वंश आया है ना? मैत्रक, मैत्रक जो है वो कौन थे प्रारंभ में? तो ये गुप्तों के अधीन थे, गुप्तों के अधीन थे, अधीनस्थ, गुप्तों के सामंत भी कभी कभी आपको आंसर आ सकता है। मतलब कि ये सिर्फ शासन किया करते थे, बाकी कर वगैरह जो है टैक्स वो गुप्तों को दिया करते थे, गुप्तों के अधीन रह करके ही शासन किया करते थे। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति, तिरभुक्ति जो है वो वर्तमान के अनुरूप किसके अनुरूप है? तो वो बिहार के अनुरूप है। तिरभुक्ति मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भुक्ति जो शब्द है वो प्रांत को डिनोट करता है, और जो तीर भुक्ति है ना, यानी कि ये भी कोई प्रांत है। तो कौन सा प्रांत? तो ये बिहार प्रांत। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? है ना? किस वो हिस्से पर प्रभुत्व रहा था राष्ट्रकूटों का? तो दक्कन, है ना? दक्कन पे प्रभुत्व रहा, जो कि गुप्तों के बाद आए थे, है ना? गुप्तों के बाद राष्ट्रकूट, जिसका संस्थापक जो है वो दंतीदुर्ग हुआ करता था। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो प्रथम जो उल्लेखनीय राजा है वो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। किसे? प्रभाकर वर्धन। किस वंश? तो पुष्यभूति वंश की बात कर रहा हूं मैं। किसे? तो पुष्यभूति वंश की बात कर रहा हूं। और प्रथम प्रथम जो उल्लेखनीय राजा है वो थे प्रभाकर वर्धन। देखिए सारी चीजें लिखी हुई है कि किस शिफ्ट में पूछी हुई है, आप जाकर के क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखेंगे, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? अब हम पुष्यभूति वंश पढ़ रहे हैं, तो पुष्यभूति हमने सबसे पहले देखा कि प्रथम उल्लेखनीय राजा कौन था? तो वो था पुष्यभूति, है ना? सॉरी, प्रभाकर वर्धन। अब यहाँ पे हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? तो चीनी यात्री हेन सांग आया था। अब हेन सांग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के विवरण में मिलता है? किस यात्री के विवरण में अजंता के गुफाओं का उल्लेख मिलता है, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला है ना? तो ये हेन सांग के जो विवरण है, हेन सांग ने जो अपनी पुस्तक में जो विवरण किया है, उसके विवरण में अजंता की गुफाओं का उल्लेख मिलता है। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? मैत्रक शासक का भी ये उल्लेख किया है, जिसका नाम शिलादित्य था, और ये था हेन सांग। ठीक है, ये देखो भाई, वेन संघ से 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। किसे? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे थानेसर। अब देखो कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पे? तो 5 क्वेश्चन, और सिर्फ ये हर्षवर्धन से संबंधित है ना? तो यार आप देख लेना, अभी और होंगे शायद।
अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखा गया है। हर्षचरित जो है वो नहीं लिखा गया, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था, और बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता रखा है, चंडिका शतक भी इसने लिखा था। देखिए, सीथियन या फिर शक, शक को ही सीथियन कहा जाता है। ये मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये तो लूसेंट में भी आपको मिल जाता है, मध्य एशिया। 9/6/2025 3rd सेप्टेम्बर में इसको पूछा गया। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे कौन? शक। शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहा करते थे। ये देखिए, दूसरी शताब्दी, अब यहाँ शक से आया और भी क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्र पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? रुद्रदामन है ना, ये किस वंश से संबंधित था? तो ये शक वंश से संबंधित है। इसे शक वंश से। आगे आइए, सबसे पहले तो आपको पता है ना कि हिंदू यूनानी आए विदेशी, उसके बाद हिंदू यूनानी, उसके बाद आए शक, उसके बाद आए पहलव, और तब आए थे कुषाण। ठीक है, तो कुषाण भी हम पढ़ने वाले हैं, और ये देखो कुषाण यहाँ पे आ चुका है। कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कनिष्क है वो कुषाण वंश से संबंधित है। और ये कनिष्क जो है किस धर्म के संरक्षक थे? तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। पल्लवों के किसी शक्तिशाली शासक ने, अच्छा किस होगा यहाँ पे, पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। है ना, किस मंदिर की बात हो रही है? तो महाबलीपुरम के तट मंदिर, है ना, जिसमें रथ है, रथ वाले मंदिर जी भी जिसको बोला जाता है। यह ये जिसमें सबसे छोटा रथ जो है वो कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है। बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम। बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम। आगे आइए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार जो है उस राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गोपाल जो है वो पाल वंश का, दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का। ये देखिए, भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार से ही संबंधित है। यहाँ पे देखिए, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने जो है वो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये आदि वराह, कौन सी? आदि वराह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, बताइएगा जरूर दोस्तों कि कैसा आपको मेहनत लगा मेरा। ये आप समझ नहीं सकते हो कि कम से कम भी मुझे इसको टाइप करने में और सारी चीज़ें ये अरेंज करने में करीब करीब 1 से 1.5 दिन का टाइम लगा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो ढूंढना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे देना है, वो इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, इस तरीके से ढूंढने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है आप सब इस चैनल को ज़रूर आप प्यार दीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, दूसरे लोगों को भी भेजना है। इसी तरीके से आपको मैं मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद संविधान की भी एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे उसमें। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको 16 तारीख तक करवाने की प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, व्यूज आने चाहिए भाई। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके भी दोस्त जो हैं वो देख पाएँ और इस चैनल से जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।